नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फसाने अजायब में। आइए सुनते हैं उषा प्रेमवदा द्वारा रचित उपन्यास अल्प विराम का अगला भाग, मेरी यानी डॉक्टर वंदना की आवाज़। मुझे अच्छा लगने लगा। मैंने कुछ दिन प्रतीक्षा की कि शायद लोग हमसे मिलने आए। बड़की भौजी का ड्राइवर छुट्टी गया था और टैक्सी लेकर कोई आने नहीं देगा। औरों को मैंने आने को कहा भी नहीं। मेरी जिठानी जी की प्रतिक्रिया देखने की बिल्कुल इच्छा नहीं थी। वह सब देखकर मुंह बिचका देंगी और मुझे बुरा लग जाएगा। कुछ दिन बाद जेठ जी का ड्राइवर आकर 2 बंद बोरे दे गया। एक बोरे में बर्तन थे, देगची, भगोने, कढ़ाइयाँ, कांसे के कटोरे और बड़ी सी परात, तांबे और पीतल की बाल्टियाँ। दूसरे बोरे में कांच के कुछ बर्तन थे, प्लेटें, प्याले, केतली, दूध और शक्करदानी। सब कुछ अखबारों में पैक करके सहेज कर रखा था। एक पुरानी, बहुत बार धुली और घिसी साड़ी में खाने के बर्तन थे, चांदी की थालियाँ, कटोरियाँ, गिलास, चम्मच, हाथ धुलाने के लिए झाड़ी। मेरे चारों ओर यह सामान बिखरा था और मैं बीच में बैठी सोच रही थी कि मुझे भी बड़की भौजी की तरह भंडार घर बनवा कर वैसे ही सजाना चाहिए। इनमें से किसी भी चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं थी। मम्मी ने जो अपार खरीदारी की थी उसमें गृहस्थी का काफ़ी सामान उन्होंने मुझे दे दिया था। मैं सोच रही थी कि इस सामान का क्या करूं कि जिठानी जी का फ़ोन आ गया। सब सामान ठीक से तो मिल गया? जी जी, मगर इतना सब भेजने की क्या ज़रूरत? घर में सभी को चांदी के बर्तनों में खाने की आदत है, देवर जी को भी। चाय के बर्तन कैसे लगे? लंदन से लाई थी। लंदन से मैं भी लाई हूँ, मेरे मुंह से निकल गया। थैंक यू, आपने इतना सोचा। अरे तुम्हें तो बहुत कुछ मिलना चाहिए था, तुम्हारे पति ने सब गवा दिया। मेरा मन हुआ पूछ लूं कैसे, जुए में हाथ है या अय्यासी में, पर चुप रही। धन्यवाद, कभी इधर आए। अभी तो हम दोनों बेंगलोर जा रहे हैं, वहाँ सारा बाइंड अप करना है, बाद में आएंगे। जरूर, मैं बोली, प्रतीक्षा रहेगी, ये सब कुछ बहुत अच्छा है। वो फोन पर हंसी, शायद मुंह बिचकाया भी हो। मैं देखने के लिए कहाँ थी जब उन्हें कुछ कहना चाह रही है पर झिझक रही है। मुझे डर है कि वह कल से महीने भर गांव जाने की छुट्टी के लिए कहेगी या नौकरी छोड़ ही देने के लिए। मैं अपने को व्यस्त करने का नाटक कर रही हूँ। उसकी ओर देखूंगी तो वह कह देगी, बहू जी, बहू जी। मैं उसकी अवज्ञा कर रही हूँ। मैडम जी, उसकी आवाज़ दृढ़ है, आपसे कुछ कहना है। तब विवश होकर कहना पड़ा, क्या है? ये जो नीचे वाली लड़की है ना, सही नहीं है। सही नहीं है क्या मतलब? इतनी अच्छी तो है, मैंने कड़े स्वर में कहा। उस पर भूत प्रेत का वास है? जमुना कहने लगी, सब बकवास, मैंने सख्ती से कहा। नहीं मैडम जी, वो सारी सारी रात नंगे होकर नाचती रहती है। आपने नहीं सुनी घुंघरू की आवाज? ये सब रविश है, एकदम पोगापंथी अंधविश्वास। नहीं मैडम, सच है, आगो देखी बात है। भाई तो मालिक के किताब घर में बैठा रहता है, माँ राधा स्वामी है, मुंह लपेट कर पूजा घर में दिन भर बैठी रहती हैं। जमुना कहती रही, लड़की अच्छी है, पर क्या करे, जब जिन्न आता है उसके ऊपर तो सारे कपड़े उतार कर फेंक देती है और नाचने लगती है। आंखें जैसे अंगारे, चेहरा दिप दिप। मैं चुप। ये गड़ी ही ऐसी है, मैं तो नीचे से ऊपर आने तक भूत पिचास निकट नहीं आवे जपती रहती हूँ। मुझे हंसी आ गई। मैं बात करूंगी। निकल ही जावे तो अच्छा, बात पलट कर बोली, क्या बनाओ? मालिक की पसंद की कुरकुरी भिंडी? हाँ हाँ, यह क्या, मैंने उसे टाल दिया। रात वो पति से कहा, जमुना कह रही थी कि सुहास रात रात भर नाचती है, आपको पता है? हाँ, उसका इलाज चल रहा है, यौन प्रवंचित हिस्टीरिया ग्रस्त है। ऐसी भी बीमारी होती है? तो अत्यधिक यौन सुख हिस्टीरिया भी होता होगा। पति हंसने लगे, होता है, मगर उनको जिन्हें यौन अरुचिकर लगता है। मगर तुम्हें तो यह कहकर उन्होंने मेरे गालों पर ठुनका दी। किचन में खाना बनाकर जमुना चली गई होगी। वृक्षों पर पंछी वृंद सो गए होंगे। शायद सुहास नृत्य कर रही होगी। उसकी माँ मुंह लपेटे जप कर रही होगी। विभास कंप्यूटर पर झुका होगा। दुनिया के सारे काम चल रहे होंगे और मैं पूर्णतः रिक्त होने के बाद कुछ पल के लिए झपक जाते हैं। मैं निश्चल हूँ, प्रतीक्षित की कुछ क्षणों में आंखें खोल देंगे, पूर्ण रूप से प्रस्तुत। और मैं भी तो
शायद यौन प्रचुर हिस्टीरिया पीड़ित, इन्हीं क्षणों में पूर्ण तुष्ट पंडफूट। एक दिन अचानक नीचे का घर खाली हो जाता है। मैं विचित्रा मौसी के घर से लौटती हूँ तो देखती हूँ एक ठेले पर नीचे का सामान लदा है। मैं खड़ी रह जाती हूँ। बूढ़ी अम्मा जी एक बेतुकी साड़ी पहने हैं, ठीक से बांधी नहीं गई है। ऊंची नीची गहरे रंग का छापा, झुकी हुई कमर, हाथ में लकड़ी। हम वापस रुद्रपुर जा रहे हैं। डॉक्टर साहब ने सुहास और दामाद जी की सुलह करवा दी है। कुछ गलत फहमी थी। अब सुहास दामाद जी के साथ इलाहाबाद रहेगी और हम अपने गांव में खेतीबाड़ी देखेंगे। और विभास यहाँ आता जाता रहेगा, किताब तो पूरी करनी ही है। कहता है कंप्यूटर से काम चलता रहेगा। इससे पहले मैंने कभी अम्मा जी पर नज़र तक नहीं डाली थी। उन्हें भरपूर दृष्टि से देखा। उनका झुर्रीदार सूखा सिकुड़ा चेहरा इस समय कितना सुखमय लग रहा था। सुहास ब्याह के बाद कभी वापस गई ही नहीं। सुना है दामाद जी ने अपना इलाज करवाया है, अब सही है। सुहास राजी है, बस और क्या। नीचे का घर खाली हो गया, अंधेरा सांस है। जमुना को तो टिप्पणी देनी ही थी। सुना है कि पति नामर्द था। हाँ भाई, हमारी तरह थोड़े ही। मेरी कड़ी भाव मुद्रा देखकर वो किचन में घुस गई और चटनी पीसने के लिए मिक्सी चलाने लगी। मुझे हंसी आ गई, जैसे जमुना को अपने दाम्पत्य सुख के बारे में बताना जरूरी था। फिर एक विचार को था, वो हमारे बारे में क्या सोचती होगी। दूसरे घरों में जरूर पथियाती होगी। बूढ़ा पति और जवान पत्नी, बुढ़भस का अनन्य प्यास। मैंने अपने आप से कहा, ये क्या समझेगी, उड़ मगज है, अनपढ़ गवार। पर मन में कोई फुसफुसाया, शरीर सुख और तृप्ति के लिए क्या अनपढ़, क्या गवार। हाँ, सभी लोग ऐसे नहीं होते हैं। कभी कभी नीचे अंधियारे मेहराबदार गलियारों में जाकर निर्वस्त्र होकर बाहें फैलाकर दरवेशों की तरह गोल रुड़ी पर नाचने की इच्छा होती है। क्या वह जिन्न मुझ पर आ गया है? इस जिन्न से डर कर सब भूत भाग जाएंगे। पति हंस रहे हैं। हंसते समय कितने अच्छे लगते हैं। उनका सारा चेहरा एक अंतर आभा से झिलमिला करने लगता है। मुझे तो अपना जिन्न पसंद है, तो कभी उसे खुश करें ना। कैसे? वैसे जैसे सुहास करती थी। चैलेंज कर रहे हो तो चलिए वहीं सही। सच? हाँ, क्यों नहीं। मगर मुझे नाचना नहीं आता। बहाना? नहीं, सीखूंगी, फिर पटु होकर आपके सामने नाचूंगी। खाक हो जाएंगे तेरी जुल्फ के सर होने तक। उन्होंने कहा। क्या मतलब? जाने दो। बात खत्म हुई। सांझ होते ही नीचे के दरवाजे बंद कर दिए जाते। निशब्द सन्नाटा रहता। बस ड्योढ़ी के पार एक ट्यूबलाइट रात भर जलती रहती। क्या हुआ उस जिन्न का? क्या कहीं और चला गया? किसी और पर आशिक हो गया? क्या सुहास अब सुखी है? पर मैं तो सुखी हूँ, परिपूर्ण, परितृप्त। और पति हैं अपनी पुस्तक पढ़ने में लीन। जब भी उन पर दृष्टि जाती मेरा मन बेहद लाड़ से भर उठता। पर लाड़ तो वह करते हैं पूर्ण विश्वास, पूर्ण हृदय से। मुझे कभी मचला दे की तरह बुर्ज से कूद कर जान नहीं देनी पड़ेगी। मचला दे, मैं अनमनी से हो आती हूँ। कहाँ सुना है ये नाम? कौन थी ये मचला दे? यह विचार मन में आया कहाँ से कहाँ का तार जोड़ देता है यह स्मृति को। सुनिए, क्या हुआ था सुभाष के पति को? आत्मविश्वास की कमी थी, घबरा जाता था। आपको कैसे पता? सुभाष ने बताया? उफ, उससे ऐसी बातें करूंगा? विभास ने बताया था। अब वो चिकित्सा से ठीक हो गया है। इसकी भी चिकित्सा होती है? हर चीज की चिकित्सा होती है, हर ऑब्सेशन की भी। मैं तो सोच में पड़ गई। आरसी बुआ की भी। अंडे वाली आकर लौट गई। अब नाश्ते में क्या खाएंगे? वह आमोद से मेरे कान की लवड़े को तरने लगे। अरे क्या कर रहे हैं? अंडे और सॉसेज से भी मजेदार। आप नरबच्ची होते जा रहे हैं। वह उठकर पलंग के सिराने टिक गए। मैं नहीं, तुम, उन्होंने खिंचाया। सच, 11 बजने वाले हैं। लोग क्या कहते होंगे? वही जो सुना है। मैं अपने को चादर से खींच कर ढकती हूँ। क्या सुना है? मैंने पूछा। यही कि मालिक कहीं गए थे दूर बियाबान में, वहीं मिल गई एक जादूगरनी। भेष बदलकर रिझा लिया और ब्याह कर लिया। बस मालिक तो अब बन गए हैं भेड़ा। जिधर घुमाओ घूम जाए। नहीं रे, यह तो नहीं कि रहने वाली कोई नचनिया है। यही आत्मा भटक रही है, मालिक पर रीझ गई। फिर सब ठाका मारकर हंसे। अरे ऐसा क्या बुढ़ऊ में? वाह, क्यों नहीं। किसे पैसे की जायदाद की
जरूरत नहीं है। नहीं, अरे बहुत खुश है मालिक, इतने सालों में कभी नहीं देखा उन्हें इतना खुश। सब वार्तालाप उन्होंने अलग अलग स्वरों में नकल करके बताई, चौकीदार अंडे वाले की आवाज़ों में। मैं हंसने लगी। चलिए बांधू आपको खूंटे से, भेड़ा है ना आप, जरूरत नहीं है। अपने आप पालतू एकदम बस में किए भेड़े की तरह आगे पीछे घूमता रहता हूँ। सच में बदनाम हो गया हूँ। सभी को उत्सुकता होती है तुम्हें देखने की, मिलने की, कि ये कौन है जिसने ऐसे उन्मुक्त विचरते इंसान को एकदम जाल में बांध रखा है। तुम सोचती हो कि इतने लोग जो रोज रोज आकर खड़े हो जाते हैं सचमुच में रिसर्च के बारे में बात करने आते हैं? वे दो देवियां जिनसे तुम इतना दुखी रही हो मुझसे मिलने आती हैं? नहीं, ये सब अच्छे खासे स्वतंत्र स्वभाव के पुरुष को भेड़ा बनाने का गुण सीखने आती हैं। अच्छा, बस उठने दे, वो खाना बनाने वाली आती होगी और उसने आकर विचित्रा मौसी से कुछ कह दिया तो पल भर में मम्मी भाई, हाय राम, चादर खींचकर अलग कर दी और स्नान घर में चली गई। सब कुछ सहज, प्रकृति दत्त, अपने में सुंदर और कितना कितना सुख झेलते रहने का मादा, ये सब मेरे अंदर परत दर परत था, जैसे एक आग थी जिसमें एक फूंक, एक चिंगारी की आवश्यकता थी। अब मैं दहकती रहती थी दिन रात, हर समय, कभी भी। या अगर मैं हूं तो इतने वर्षों तक अपने को पहचाना क्यों नहीं? पर जान रही थी कि यह केवल हम दोनों एक दूसरे के सिराओं में रक्त की लालिमा में बसे जा रहे हैं, ऐसे गहरे स्तर पर जहाँ एक के न रहने पर भी दूसरा मन आत्मा शरीर में बसा रहेगा। हल्की सी सफ़ेद स्कर्ट और बिना बाहों की फ्रेंच लेस की ब्लाउज पहनकर बाहर आती हूँ। दोनों ही पेरिस में ली थी। यह अत्याधुनिक कपड़े में 3-4 सदी पुरानी जगह पर पहन खड़ी हूँ। सब कुछ सही लग रहा है। मैंने सोच लिया कि मैं भी हरदम सजी सजाई तो नहीं, मगर ढंग और सुरुचि से कपड़े पहनकर रहा करूंगी। मारो गोली फालतू चीजों को और उन नारे लगाती हुई देवियों को भी। अब जब भी बेवक्त टपक पड़ेंगी मैं उन्हें सार्थक समय बिताती मिलूंगी, किताब पढ़ती हुई या फोन पर किसी विषय पर गंभीर बात करती हुई। आप हर वक्त इसी से चिपके रहते हैं। मैं कुछ दिन बाद मैंने कहा, मैं तो जैसे नगण्य हो गई हूँ। और हूँ ही नहीं, ऐसी बात नहीं है, बस मैं हूँ ही ऐसा। किताबों में इतना लीन हो जाता हूँ कि बस। मगर पहले चलता था क्योंकि अकेला था, पर अब ध्यान रखूंगा कि तुम निगलेक्टेड फील ना करो। मैं बहुत देर तक मुँह फुलाए रही, फिर समझ में आ गया कि जो जैसा है वैसा ही रहेगा, जैसे मैं, पर मैं तो बदल सकती हूँ। सुनिए, मैंने कहा, आप तो अपनी बार एंड पीस में तल्लीन रहते हैं, मैं भी कुछ पढ़ना शुरू करूँ? पास्तरनाक, उन्होंने चिढ़ाया। मैं भी मुस्कुराया। नहीं, कुछ और सोच रही हूँ। 14 फेरे। पति ने कहा, 14 फेरे? ये कौन सी किताब है? कमाल करती हूँ। फिर मैंने दबी आवाज में पूछा, किसके लिखी है? पति ठाका मार कर हंसे। ऐसे ही जमुना किचन से झांकने लगी। वे ऐसा कम हंसते हैं, पर अब हंसे तो हंसते ही रहे। मैं बहुत बुरा मान गई। अब मैं दुनिया जहान के हर लेखक का नाम तो नहीं जान सकती। टॉलस्टॉय, इब्सन, रविन्द्रनाथ, इतना ही काफी नहीं है? जब वो जी भर कर हंस चुके तो ओलिया से मुंह फेंकते हुए बोले, अच्छा तो रविन्द्रनाथ की लिस्ट में आ जाओ। स्टोरीज बाय रविन्द्रनाथ टैगोर मैं 8 नाट्य रूपांतरण टीवी पर देख चुकी हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड, पति ने मनाते हुए कहा। कभी कभी फिल्में भी ओरिजिनल पुस्तक से अच्छी बन जाती हैं। 14 फेरे अगले दिन आ गई और मैंने पढ़ना भी शुरू कर दिया। अब हम दोनों अपनी अपनी कुर्सियों में अपनी अपनी किताबों में लीन बैठे रहते। दुख सिर्फ इतना था कि इल्की या प्रसू या उनकी साथी ने कभी इस समय नहीं पकड़ कि देखती कि हमारे घर का वातावरण कितना गंभीर और इंटेलेक्चुअल हो रहा है। 14 फेरे। विचित्रा मौसी कूद कर झपट पड़ी, किताब पर्स में रखकर बोली, मैं एक दिन में पढ़कर बेचती हूँ, कब से दोबारा पढ़ने की सोच रही थी, बस कल। और फिर उनकी सहेली ने झपट ली, कल देने का वादा करके, और फिर वह कहीं गुम। मैं अदर में झूलती रही, कुछ प्रश्न अनुत्तरित ही रह गए। मगर परिणाम यह हुआ कि विचित्रा मौसी के हाथ जैसे कारू का खजाना लग गया। उन्हें पढ़ने का इतना शौक होगा ये मुझे मालूम नहीं था। मेरे पास अधिक उपन्यास नहीं है। पति ने कहा, बस ये 2 हैं, इन्हें ले जाएं, मगर यह 14 फेरे की तरह नहीं है।
बकायदा पैसे देकर मुंशी जी से खरीदी थी। ये कभी पढ़ेंगी इस उम्मीद में रखी हुई थी कि ये गुम ना हो जाए, ध्यान रखें। मौसी ने किताबें उल्टी पलटी, फिर बोली, पहले विराटा की पद्मिनी ले जाती हूँ, फिर गढ़कुंडार बाद में पढ़ूंगी। विभास उठा और रजिस्टर में मौसी के नाम पुस्तक दर्ज कर दी। 1 हफ्ते में, उसने पूछा। अरे 2 दिन में, मौसी बोली। उड़ गया फुलवा रह गई बास, पति ने अचानक कहा। विभास, मौसी और मैं तीनों उनका मुंह देखने लगे। इस पुस्तक में एक पंक्ति है, ऐसे ही याद आ गई थी। गाकर सुनाइए ना, मैंने कहा। उड़ गया फुलवा रह गई बास, पति ने गाया। अरे आप तो इतना अच्छा गा लेते हैं, विचित्रा मौसी बोली। सीखा है क्या? सुर ताल एकदम दुरुस्त। पति मुस्कुरा दिए। रात को मैंने कहा, जब से आपने वार एंड पीस शुरू की है उसी से चिपक कर रह गए हैं। जब हम यात्रा पर थे तब आप हर वक्त गुनगुनाने रहते थे, मुझे बड़ा अच्छा लगता था। पति ने किताब बंद कर दी, चांदी के गिलास पर से ढक्कन हटाया, कुछ घूंट पिए। तब हर वक्त गुनगुनाने का मन होता था। वो तो मस्ती के दिन थे, और अब हनीमून समाप्त हो गया। वो हल्के से हंसे। हाथ बढ़ाकर उन्होंने लैंप बुझा दिया। हर चीज की एक ऋतु होती है, उसी तरह गाने, गुनगुनाने, हंसने की भी। मगर सच है, मैं इस पुस्तक में इतना डूब गया हूँ कि तुम्हारा मुंह फुलाना जायज है। उन्होंने मुझे अपनी ओर खींच लिया और वो लोरी की तरह गाने लगे। उड़ गया फुलवा रह गई बास। आंखें खोली तो पाया वो न जाने कब गाना बंद करके सो चुके हैं। मैं उठकर बैठ गई। बहुत देर उनके शांत सोए हुए चेहरे को देखती रही। कभी कभी उनकी पलकें फड़कती, न जाने क्या सपना देख रहे होंगे। आशा है सुंदर, शांतिपूर्ण। उस क्षण में मैं ब्रह्मांड के प्रति अत्यंत कृतज्ञता से भर उठी। उन अनजानी दैवी विभूतियों ने जिन्होंने मुझे इनकी ओर उन्मुख किया, और उस क्षण के प्रति भी कृतज्ञ कि मुझमें इतना साहस भर दिया कि मैं उनसे बेझिझक अपने से विवाह की बात कर सकी। इस समय शांति से होगी। यहाँ रहने वाली आत्माएं शायद अलक्ष्य रूप से यहाँ आस पास हो, अगर है भी तो देखें मेरा सुहाग भाग और दे हजारों हजारों आशीष। स्वर्णकार होने की बस एक ही परंपरा रही। घर की में सारी लड़कियों के नाम गहनों पर रखे जाते थे, इसीलिए नीलम, चुन्नी, पन्ना, मणिमाला, झुमकी, नुपुर, पायल, कंकड़ा, और उस परंपरा अंतिम में मैं, सिंजनी, पिता मणिमय और भाई श्रीमय, दादा माया शंकर, उनके भाई लक्ष्मी शंकर। बस पैसा ही पैसा, सोना ही सोना। एक बात का लाभ उठाया, सब कुछ बदलने के बाद भी कागज पर अपनी जाति वही रखी। इस दूरदर्शिता का भी लाभ होगा। पापा बने डिप्टी कलेक्टर और भाई हो गए IAS। यह बात नहीं थी कि क्षमता नहीं रही होगी, परंतु जाति के कारण आसानी से हो गई। जब अवसर मिल सकता है तो लाभ क्यों न उठाया जाए। मैं कुछ क्यों नहीं बन पाई? मैंने कभी सोचा नहीं। लड़की होने के नाते कोई अपेक्षा ही नहीं की गई मुझसे। एक होनहार लड़का देखकर ढेर सारा दान दहेज देकर ब्याह दी गई। बस बाद की पढ़ाई तो केवल सुविधा अनुसार हुई। उसका लाभ उठाना या नौकरी करना या अपने पैरों पर खड़ा होना, उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं समझी गई। ये सब मिलाकर बुलबुले जैसे उठते हैं, लीन हो जाते हैं। आसपास देखती हूँ, सब मस्त में जीवन जी रहे हैं, व्यस्त। कोई भी सार्थक जीवन की बात नहीं करता। बड़की बौजी से पूछ लीजिए, दादी जी क्या दीदी जी, क्या आप समझती हैं कि आप सार्थक जीवन जी रही हैं? वो रोज हिंदी का अखबार पढ़ती हैं, टेलीविजन पर खबरें देखती हैं, उन्हें अंदर बाहर का ज्ञान। और नहीं तो क्या, वो कहती हैं, अगर हम ना होती तो ये कोठी बंगला चल पाता, त्राई त्राई मच जाती। छोटी तो मेम साहब बनकर ऊंची एड़ी का सैंडल पहनकर डोलती रहती है। उनके बस की है कोई बात? 4 मंजिली कोठी, गाड़ियां, ड्राइवर, मालियों की तो बातें छोड़ो, 2 दिन में चौका का सत्यानाश हो जाता। साफ सुथरा सुचारू रूप से चलता चौका, बड़े महाराज, छोटे महाराज, कलावती, ज्ञानवती, बिस्तर बनाने और कपड़े सहेजने के लिए, अघानी, झाड़ू पोछे और कूड़े के लिए। इसी में बड़की बौजी का जीवन बीत रहा है। वह प्रसन्न है और संतुष्ट है। कभी गीता रामायण नहीं पढ़ती हैं, कभी भजन कीर्तन भी नहीं जाती हैं, न कभी डाइनिंग टेबल पर दिखाई देती हैं। बड़े भाई साहब, भाभी, बच्चे सब साथ साथ दिखाई देते हैं, पर बड़की बौजी अपने दालान में अपनी चौकी पर रखी चांदी की थाली में खाना खाती हैं, चांदी के गिलास में पानी पीती हैं
उनके बर्तन अलग हैं, उनका जीवन अलग है। मेरे ख्याल में रोज सुबह नहा धोकर कलफ की हुई सूती धोती पहनती हैं और उसी से मैच करता हुआ गहना। पर उनकी बात मन में अटक गई। इस घर में दो दो ब्याह करने का रिवाज है। उन्होंने मुझसे कहा था, पहला ब्याह लड़कपन में, दूसरा ब्याह अपनी मर्जी से, नए फैशन की नई बहुरिया। अंग्रेजी बोले, लिपस्टिक लगावे, शराब पिए, पर रहा नहीं गया। बोल पड़ी जैसे तुम। आगे कुछ कहें पति ने निषेध स्वर में कहा, जाने दो ना भौजी, आप किन बातों को लेकर बैठ रही हो। बड़की भौजी कुछ क्षण चुप रही, फिर बोली, इतना जानती हूँ, मैं जो भी हूँ घर की धुरी हूँ, अब उसे जो भी कह लो। मैं जमुना से पूछती हूँ, पूरी बात नहीं, मुझे मालूम है उसका पति निठल्ला है, उसकी कमाई पर जीता है, शराब पीता है, पीटता है। दो बेटा बेटी फिलहाल स्कूल जाते हैं, आगे की कौन जाने। फिर भी रहा नहीं जाता। पैर पास बैठकर मटल छीलती हुई जमुना से पूछ ही बैठती हूँ, अच्छा जमुना, अगर तुमसे कोई कहता कि जो चाहे सो करो, तो तुम क्या करती? वह मुझे प्रश्न भरी दृष्टि से देखती है। क्यों, क्या करती? पढ़ती लिखती, इन दोनों की तरह भाषण देती? जमुना पहले हंसती है, फिर चुप हो जाती है। कई छीमियाँ छीलने के बाद कहती है, वही तो किया, पढ़ने में मन नहीं लगा, स्कूल से भाग आई, अम्मा के साथ साथ खाना बनाना आ गया, फिर ब्रिजेश मन को भाग गए तो ब्याह कर लिया। अब क्या? अब हम लोग तो भी यही रीत है, मद शराब पिए, नशे में गुस्सा कर मारे पीटे, जब मन आए तो अपना काम खत्म करके अलग हो जाए, और औरत 9 महीने भुगते। वही उठी, छिलके बटोरे और रसोई में चली गई। कुछ देर में मटर छोंकने की सुगंध हवा के साथ बह गई। तो चलो, जमुना, बड़की भौजी, प्रस्तावना, इल्की, सब अपनी अपनी तरह से खुश हैं। मैं जोड़ती हूँ, मम्मी पहले चंदेरी की साड़ी में और घूमती चाय पीकर संतुष्ट। विचित्रा मौसी अपनी और जग वार्ता कचर पचर में मगन। और मैं भी तो पति के अथाह प्यार में डूबती उतराती, बिना किताब कहानी पढ़े, बिना चाय नाश्ता या लंच डिनर की चिंता किए महीने का खर्च कैसे चलेगा। इन सबसे परे इस पुरानी गड़ी हवेली कोठी इमारत में रह रही हूँ। शाम को तोतों का कलरव सुनती हूँ। सारा दिन कहाँ से कहाँ निकल जाता है, पता ही नहीं चलता। अखबार भी नहीं पढ़ती, पढ़ो तो बेकार की चिंताओं में मन उलझ जाता है। बलात्कार, भ्रष्टाचार, ट्रैफिक जाम, बिजली पानी की कमी, अफ्रीका में हाथियों की हाथी दांत के लिए हत्या, आर्कटिक में वातावरण गर्म होने का सफ़ेद भालू का विस्थापित होना, विश्व भर में यहाँ वहाँ आतंकवादी हमले।